गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सागर चौधरी, वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। आप पढ़ेंगे आज अबॉर्शन का अगला पार्ट के अंदर कि रिकरेंट अबॉर्शन क्या होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अपन ने पिछले 2 पार्टों के अंदर डिस्कस कर रखा है इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में। तो आज अपन डिस्कस करते हैं अबॉर्शन का कौन सा टाइप, रिकरेंट टाइप। जो 7वां टाइप है ना, वो कौन सा है, रिकरेंट टाइप है। तो रिकरेंट अबॉर्शन किसको बोलते हैं, जो बार बार होता है। कैसे होता है, जो बार बार होता है उसको अपन बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। ठीक है, तो मतलब क्या सर, कितनी बार हो जाए, तो या तो 3 हो जाए या 3 से ज्यादा बार हो जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। 3 या 3 से अधिक बार क्या हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रिकरेंट अबॉर्शन बोल के चल रहे हैं। 3 मोर देन 3 कॉन्जिक्यूटिव अबॉर्शन। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे लगातार, क्या है, लगातार होना। ठीक है, अब इसकी टाइप्स की बात करें रिकरेंट के, तो टाइप्स 2 होते हैं। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि आज तक उस महिला ने कोई भी बर्थ नहीं किया, मतलब कोई भी बर्थ नहीं किया है। ठीक है, और सेकेंडरी क्या करते हैं, सेकेंडरी उसको बोलते हैं जिसमें कोई बर्थ हुआ है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। समझ गए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं आपको। रिकरेंट अबॉर्शन किसको बोलते हैं, जो 3 या 3 से अधिक कॉन्जिक्यूटिव अबॉर्शन हुए हो उसको रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। वहीं टाइप्स की बात करो, टाइप्स 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कोई पूछे आपसे सर इसके इंसिडेंस क्या है, तो इंसिडेंस होते हैं इसके मोर देन 10%। मोर देन 10% जो अबॉर्शन होते हैं वो मेनली किसके होते हैं, रिकरेंट अबॉर्शन के होते हैं। तो ये था अपना रिकरेंट का पार्ट। अब इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं अबॉर्शन के रिस्क फैक्टर के बारे में कि व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर द अबॉर्शन। तो इसमें पहला है फीटल रिस्क फैक्टर। फीटल रिस्क फैक्टर को मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर माना गया है। इसमें क्या होता है, पहला है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज आर द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द अबॉर्शन। कोई आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन होने का, तो क्या बोलना है, जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट। जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द अबॉर्शन। उसके बाद में सेकंड, हाइड्रोपिक डिजनरेशन ऑफ कोरोनिक विलाई। जो कोरोनिक विलाई होती है उसका क्या हो जाता है, डिजनरेशन, वो भी रिस्क फैक्टर में आता है। उसके बाद में मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी वो रिस्क फैक्टर है। जैसे आपके फीटस 1 से अधिक होते हैं उसको मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं। ट्विंस आपने नाम सुना होगा, ट्विंस हो गया, ऐसे बहुत सारे, मतलब 2 3 4 5 6, तो ऐसे अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज बढ़ती हैं तो क्या हो सकता है, अबॉर्शन करवा सकती है। तो उसमें पीछे कारण क्या होता है कि जब भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो उसका जो अपना यूट्रस उसका साइज बढ़ता है और साइज में उसको स्ट्रेचिंग आती है, और स्ट्रेचिंग आएगी तो क्या होगा, वहाँ पर गैप बनेगा, और गैप बनेगा तो क्या होगा, वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होगा। इसलिए ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। उसके बाद में बात करें किसके, मैटरनल रिस्क फैक्टर की, तो मैटरनल रिस्क फैक्टर के अंदर पहला है इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन। इंट्रा यूटेराइन जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, तो टॉर्च का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पेस सिम्प्लेक्स। ये क्या करवाते हैं, ये भी अबॉर्शन करवा सकते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में इंपॉर्टेंट कोज यही होता है क्या, इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन का, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन होने का। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बताऊंगा बाद में, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही करवा देती हैं क्या, ये अबॉर्शन। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई पूछे आपसे कि सर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो बोलना सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। वो पढ़ाऊंगा मैं बाद में क्या होता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। उसके बाद में अगला मैटरनल क्रोनिक इलनेस। कोई भी माँ के पहले से ही कोई इलनेस चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, डिजीज चल रही है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, उसके बाद में दूसरा रीनल फेलियर हो गया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो गया, या फिर सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो ये भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होते हैं किसके लिए, अबॉर्शन के लिए। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर के बारे में। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं कि अबॉर्शन के अंदर रिस्क फैक्टर अपन ने पढ़ लिया, मैटरनल रिस्क फैक्टर और फीटल रिस्क फैक्टर। उसके बाद में डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर के बारे में। तो एनवायरमेंटल पहला है स्मोकिंग,
अल्कोहल, कैफीन और रेडिएशन एक्सपोजर। स्मोकिंग क्या करवाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब कि जो वैल्यू है उसको बढ़ाती है, उससे जो अपना ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता है, इससे अबॉर्शन हो जाता है। अल्कोहल भी डेंजरस होता है किसके लिए, जिसको अपन बोलते हैं एल्कोहलिक सिंड्रोम, तो वो भी करवा सकता है क्या, अबॉर्शन। कैफीन को ज़्यादा इंटेक करना कैफीन का, वो भी क्या करवा सकता है, अबॉर्शन। और रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे एक्सरेज हो गया, क्या हो गया, एक्सरेज के अंदर क्या होती है, एक्सरेज होती है जो रेडिएशन है, उससे भी क्या हो सकता है, डिफॉर्मिटी होती है बच्चे के अंदर, और क्या करवा सकती है वो, अबॉर्शन करवा सकती है। उसके बाद में बात करें मैटरनल एंडोक्राइन रिस्क फैक्टर के बारे में, तो पहला है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये भी इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ता है अपना एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन बढ़ता है, और एंड्रोजन बढ़ेगा तो क्या करवाएगा वो प्रोस्टेरोन को कम करेगा, और प्रोस्टेरोन कम करे, जैसे ही प्रोस्टेरोन कम होगा तो क्या होगा, अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करें डायबिटीज मेलाइटिस की, डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि बच्चे के पास में एक्सेसिव मात्रा में क्या आती है, ग्लूकोज आता है, ठीक है, उससे क्या होगा, बच्चा के अंदर ज़्यादा इंसुलिन बनेगी, और ज़्यादा इंसुलिन बनेगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में थायराइड डिसऑर्डर T3 और T4 और T4 जो हार्मोन होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, अबॉर्शन करवाने के लिए। कभी हाइपरथायरॉइडिज्म देखने को मिलता है नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर, तो हाइपरथायरॉइडिज्म क्या करवा सकता है, अपना अबॉर्शन करवा सकता है। उसके बाद में मुलेरियन डिसजेनेसिस, अगर मुलेरियन डिसजेनेसिस होता है किसी महिला के अंदर, तो उसमें भी अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। और कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कोई सा भी हो सकता है, उनके अंदर क्या होता है कि अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आगे डिस्कस करें कि आपसे कोई पूछे कि सर आपने रिस्क फैक्टर बता दिए लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं एक बार क्वेश्चन बनना बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन बनता कैसे है एग्जैक्टली। तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे ना आपसे कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो क्या बोलना आपको, जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट, क्या बोलना है, जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट बोलना है। वहीं क्वेश्चन अगर बदल दे वो कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ अबॉर्शन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो क्या होगा ऑप्शन, उसमें बोलना सर्वाइकल क्या बोलना है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो ये अपन ने पढ़ा रिस्क फैक्टर के बारे में और रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।